कमाई करना वर्सेस दौलत बचाए रखना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अच्छा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही फैसले लेने से ही होता है। ये ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि बार-बार बेवकूफ़ी ना करो। पैसे कमाने के लाखों तरीके हैं और उस पर सैकड़ों किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन पैसा बचा कर रखना सिर्फ़ एक तरीके से होता है, थोड़ी कंजूसी और थोड़ी टेंशन रखने से। और अफ़सोस की बात ये है कि इस बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। चलो एक छोटी-सी कहानी से शुरू करते हैं। 2 इन्वेस्टर्स की जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन लगभग 100 साल पहले उनकी किस्मत एक अजीब मोड़ पर टकराई। जैसी लिवरमोर उस दौर के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। उनका जन्म 1977 में हुआ था और जब लोग ट्रेडिंग के बारे में जानते भी नहीं थे, तब वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके थे। 30 की उम्र में ही उनके पास आज के हिसाब से एक $100 मिलियन, 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत थी। 1929 तक लिवरमोर दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर्स में से एक बन चुके थे। उसी साल का शेयर मार्केट क्रैश, जिसे ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत माना जाता है, ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अक्टूबर 1929 में एक ही हफ्ते में शेयर मार्केट का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा डूब गया। इतना बुरा कि हर दिन का नाम पड़ गया। ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे। लिवरमोर की बीवी डोरोथी को लगा सब खत्म हो गया। अफवाहें उड़ रही थीं कि वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स खुदकुशी कर रहे हैं। डॉर्थी अपने बच्चों के साथ रोती हुई दरवाजे पर लिवरमोर का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ तो इतनी डर गई कि दूसरे कमरे में छुपकर चिल्ला रही थी। लेकिन लिवरमोर थोड़ी देर कंफ्यूज खड़ा रहा, फिर बोला, मैंने तो शॉर्ट सेलिंग की थी। मैंने शेयरों के गिरने पर दांव लगाया था। डॉर्थी बोली, मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? लिवरमोर हंसते हुए बोला, "अ, नहीं डार्लिंग, आज मेरी अब तक की सबसे बड़ी कमाई हुई है। हम बहुत अमीर हो गए हैं। अब जो चाहो वो कर सकते हैं।" उस एक दिन में जैसी लिवरमोर ने आज के हिसाब से $3 अरब, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। जब दुनिया के लिए शेयर मार्केट का सबसे बुरा दौर चल रहा था, लिवरमोर सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। लेकिन जब लिवरमोर की फैमिली अपनी किस्मत पर खुश हो रही थी, तब उसी शहर की एक और गली में एक आदमी हारा हुआ टूटा हुआ घूम रहा था। एब्राहम जर्मन्सकी। जर्मन्सकी एक रियल एस्टेट डेवलपर था जिसने 19वीं दशक की तेजी में करोड़ों कमाए थे। लेकिन उसने वही गलती की जो उस दौर का हर अमीर न्यूयॉर्कर कर रहा था, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक छोटा सा आर्टिकल छपा, 2 पैराग्राफ की एक दुखद कहानी। मिसेस जर्मन्सकी अपने पति को ढूंढ रही हैं जो गुरुवार से गायब हैं। बताया गया है कि उन्होंने बहुत पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे। किसी ने उन्हें आखिरी बार वॉल स्ट्रीट पर देखा। वो टेप फाड़कर सड़क पर बिखेरते हुए ब्रॉडवे की ओर जा रहे थे। और बस यहीं जर्मन्सकी की कहानी खत्म हो गई। अब देखो, एक ही मार्केट क्रैश में एक आदमी अरबपति बन गया, दूसरा शायद अपनी जान ही गंवा बैठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 साल बाद 1933 में कहानी एक बार फिर पलटती है। लिवरमोर ने 1929 की बड़ी कमाई के बाद और ज्यादा आत्मविश्वास में आकर और बड़ी बड़ी ट्रेडिंग्स की। धीरे धीरे वो करोड़ों के कर्ज में डूब गया और सब कुछ हार गया। 1933 में वो 2 दिन तक गायब हो गया। उसकी बीवी उसे ढूंढती रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जेसी लिवरमोर गैंडर्ड पार्क एवेन्यू से लापता है, कल दोपहर 3 बजे से कोई सुराग नहीं। वो वापस आया, लेकिन अब उसकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी। आखिरकार लिवरमोर ने खुदकुशी कर ली। तो फर्क सिर्फ टाइमिंग का था। एब्राम जर्मांस्की और जेसी लिवरमोर दोनों में एक चीज कॉमन थी। दोनों पैसे कमाने में माहिर थे, लेकिन पैसे बचाकर रखने में फेल। अब बात सिर्फ अमीरों की नहीं है। भले आप खुद को वेल्थी ना मानते हो, लेकिन ये सीख हर किसी पर लागू होती है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। पैसे कमाना एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना, वो असली खेल है। पैसा कमाने की सफलता को अगर एक शब्द में समझाना हो, तो वो शब्द होगा सर्वाइवल, जिंदा बने रहना। जैसा कि हम चैप्टर 6 में देखेंगे, 40% ऐसी कंपनियां जो इतनी सफल रहीं कि पब्लिकली ट्रेड होने लगीं, वो धीरे धीरे अपना लगभग पूरा वैल्यू खो बैठी।
फोर्ब्स 400 अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हर 10 साल में करीब 20% नाम बदल जाते हैं, और वो भी किसी की मौत या पैसों की ट्रांसफरिंग की वजह से नहीं। कैपिटलिज्म कठिन खेल है, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पैसा कमाना और पैसा बचाए रखना ये दो अलग अलग स्किल्स हैं। पैसा कमाने के लिए चाहिए रिस्क लेना, पॉजिटिव सोच रखना और खुद को मार्केट में झोंक देना, लेकिन पैसा बचाने के लिए चाहिए रिस्क लेने से उल्टा रवैया, हम्बल होना, गर्व नहीं समझदारी, और डर कि जो बना लिया है वो कभी भी छिन सकता है, थोड़ी कंजूसी, और ये एक्सेप्ट करना कि तुम्हारी कामयाबी में थोड़ी किस्मत का भी रोल है। यानी पिछली सफलता पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो बार बार रिपीट होगी। सीक्यूआई या कैपिटल के अरबपति माइकल मोरिट्स से चार्ली रोज ने पूछा, सीक्यूआई इतनी सक्सेसफुल क्यों है? मोरिट्स बोले, क्योंकि हम हमेशा डरते रहते हैं कि हमारी कंपनी बंद ना हो जाए। रोज हैरान होकर बोले, सच में? मतलब डर ही सक्सेस का कारण है? सिर्फ पागल ही जिंदा बचते हैं वाली बात सच है? मोरिट्स बोले, इसमें काफी हद तक सच्चाई है। हम मान के चलते हैं कि कल वैसा नहीं होगा जैसा आज था। हम अपने पुराने काम पर घमंड नहीं कर सकते, हम खुद को बहुत सुरक्षित नहीं मान सकते, हम ये नहीं मान सकते कि बीते कल की सफलता आने वाले कल में भी काम आएगी। या फिर से बात आती है सर्वाइवल, जिंदा रहना की, ना कि ग्रोथ, स्मार्टनेस या दिमागी चालाकी की। असल खेल ये है कि लंबे समय तक टिके रहो बिना पूरी तरह बर्बाद हुए, बिना हार माने। चाहे इन्वेस्टमेंट हो, करियर हो या बिजनेस, ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी का सबसे ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। पैसे को लेकर सर्वाइवल माइंडसेट क्यों ज़रूरी है? पहली वजह तो सीधी है, कोई भी ऐसा फ़ायदा इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए खुद को बर्बाद कर लिया जाए। दूसरी वजह जो चैप्टर 4 में हमने देखी वो है कंपाउंडिंग की उल्टी गणित। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब निराशा आप किसी एसेट को सालों साल बढ़ने का मौका दो। ये ऐसे है जैसे ऊख का पेड़ लगाना। एक साल में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, 10 साल में असर दिखेगा, और 50 साल में वो कुछ अद्भुत बन सकता है। लेकिन उस ग्रोथ को पाने के लिए आपको हर उतार चढ़ाव में खुद को जिंदा रखना पड़ेगा। हमने सालों लगा दिए ये समझने में कि वॉरेन बफेट ने इतना अच्छा रिटर्न कैसे कमाया, कैसे बेहतरीन कंपनियां ढूंढी, सस्ते स्टॉक्स खोजे, शानदार मैनेजर्स चुने। ये सब करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा आसान और उतना ही ज़रूरी है ये देखना कि उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने कभी ज़्यादा कर्ज नहीं लिया, 14 मंदी रिसेशंस देखी, पर घबरा कर बिकवाली नहीं की, अपनी बिजनेस रेपुटेशन खराब नहीं की, कभी एक ही स्ट्रैटेजी या ट्रेंड से चिपके नहीं रहे, दूसरों के पैसों पर डिपेंड नहीं किया। उनकी पब्लिक कंपनी होने के कारण लोग अपने पैसे वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने खुद को जलाकर थक हार कर रिटायर नहीं किया, उन्होंने सरवाइव किया। सर्वाइवल ने उन्हें लंबी उम्र दी, और उस लंबे टाइम यानी 10 साल की उम्र से लेकर 99 साल तक लगातार इन्वेस्टिंग, यही वो चीज़ है जिससे कंपाउंडिंग का जादू चला। और वही एक पॉइंट है जो उनकी सफलता को सबसे अच्छे से समझाता है। हम्म, अब एक कहानी सुनो, रिक ग्वेरिन की। तुमने वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन 40 साल पहले इन दोनों के साथ एक और इन्वेस्टर था, रिक गेरिन। वॉरेन, चार्ली और रिक साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करते थे, कंपनीज के मैनेजरों से मिलते थे। फिर अचानक रिक का नाम गायब हो गया। कम से कम बफेट और मंगर जितनी सक्सेस तो नहीं दिखी। इन्वेस्टर मोनिश पबरई ने एक बार बफेट से पूछा, रिक को क्या हुआ? बफेट बोले, चार्ली और मुझे पता था कि हम बहुत अमीर बनेंगे, लेकिन हम कहीं जल्दी में नहीं थे। रिक भी हमारे जितना ही स्मार्ट था, लेकिन वो जल्दी में था। हुआ ये कि 1973 से 74 की मंदी में रिक ने बहुत ज़्यादा लोन लेकर इन्वेस्ट किया था, मार्जिन लोन से। और उन 2 सालों में स्टॉक मार्केट लगभग 70% गिर गया, तो उसे मार्जिन कॉल्स आए। रिक को मजबूरी में अपनी बर्कशायर हैथवे की शेयरें वॉरेन को बेचनी पड़ी। बफेट बोले, मैंने रिक की बर्कशायर स्टॉक्स खरीदी थी, सिर्फ $40 पर। रिक को बेचना पड़ा क्योंकि उसने उधार ले रखा था। चार्ली, वॉरेन और रिक तीनों पैसा कमाने में एक्सपर्ट थे, लेकिन चार्ली और वॉरेन के पास एक एक्स्ट्रा स्किल थी, पैसा बचाकर रखने की। और टाइम के साथ देखा जाए तो
यही स्किल सबसे ज्यादा मायने रखती है। जैसा कि नसीम टलेब ने कहा, एज होना और जिंदा बचना ये दो अलग बातें हैं। पहला तभी काम करता है जब तुम दूसरा कर सको। बर्बादी से बचना जरूरी है किसी भी कीमत पर। सर्वाइवल माइंडसेट को असल दुनिया में कैसे लागू करें, इसके 3 पॉइंट्स हैं। एक, मैं बड़े रिटर्न से ज्यादा ये चाहता हूं कि मेरी फाइनेंशियल हालत कभी बर्बाद ना हो। अगर मैं कभी टूट ही नहीं सकता तो मैं लंबे टाइम तक टिके रहूंगा। और वहीं से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। बुल मार्केट, तेजी के समय में कैश रखना किसे पसंद है? सबको वो एसेट चाहिए जो उड़ रहे हों। ऐसे में कैश पकड़कर बैठना बहुत कॉन्जर्वेटिव लगता है जैसे हम कम कमा रहे हैं। मान लो कैश से 1% मिल रहा है और स्टॉक से 10%, तो हर दिन 9% का घाटा महसूस होता है। लेकिन अगर वही कैश तुम्हें बेयर मार्केट गिरावट के समय में अपने स्टॉक्स बेचने से बचा ले, तो उस कैश का रिटर्न सिर्फ 1% नहीं रहेगा, वो कई गुना हो सकता है। क्योंकि अगर तुमने घबरा कर एक बार गलत टाइम पर स्टॉक्स बेच दिए तो उसका नुकसान तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम रिटर्न पर भारी पड़ सकता है। कंपाउंडिंग को बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए, बस अच्छा रिटर्न चाहिए लंबे समय तक बिना रुके, खासकर तब जब दुनिया उलटी पुलटी हो रही हो। टू, प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये मानना कि प्लान प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, तू प्लान बना ऊपर वाला हंसता है। फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन ज़्यादातर प्लान पहली बार ही असली दुनिया से टकरा कर टूट जाते हैं। अगर तुम 20 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हो, तो सोचो कि पिछले 20 सालों में क्या क्या हुआ जिसे कोई नहीं देख पाया। 9 नवंबर अटैक, हाउसिंग बबल और क्रैश, 1 करोड़ लोगों ने घर खोए, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, 90 लाख नौकरियां चली गईं, फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग शेयर मार्केट और फिर कोरोना जैसी महामारी। अच्छा प्लान वो है जो रियलिटी झेल सके, और रियलिटी में हमेशा अनजाने झटके आते हैं। इसलिए प्लान में गलती की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर तुम ये कह सको 8% रिटर्न मिले तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगर 4% भी मिला तब भी मैं ठीक रहूंगा, तो तुम्हारा प्लान असली में स्ट्रांग है। अक्सर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका प्लान थोड़ा गलत नहीं, पूरी तरह सही होना जरूरी होता है। इसे ही कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये कई रूपों में आता है। थोड़ी कंजूसी, फ्लेक्सिबल सोच, ढीला ढाला टाइमलाइन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जादू यही है कि जब ये ज्यादा होता है तो तुम्हें सफल होने के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं चाहिए होता। 3, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव रहो, पर रास्ते को लेकर डरे रहो। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ऑप्टिमिज्म मतलब है सब अच्छा होगा, लेकिन सच्चा ऑप्टिमिज्म है आखिर में सब अच्छा होगा भले ही बीच में बहुत बुरा हो जाए। तुम ये सोच सकते हो कि लंबे समय में ग्रोथ जरूर होगी, पर यह भी मानकर चलना चाहिए कि रास्ता कांटों से भरा होगा। दोनों बातें साथ साथ सच हो सकती हैं। जैसे इंसान जब 2 साल का होता है तब उसके दिमाग में सबसे ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, पर 20 साल तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग आधा खत्म हो चुके होते हैं। क्या इसका मतलब इंसान बेवकूफ हो रहा है? नहीं, इसका मतलब है कि जो कचरा था वो हट गया और दिमाग तेज और स्मार्ट बन गया। यही बात जिंदगी, इकोनॉमी और करियर पर भी लागू होती है। ग्रोथ के साथ साथ लॉस भी चलता है। अब जरा अमेरिका की एक 170 साल की हिस्ट्री देखो। 13 लाख लोग, 9 बड़ी जंगों में मारे गए, 99% कंपनियां बंद हो गईं, 4 प्रेसिडेंट मारे गए एक साल में, 6.75 लाख लोग फ्लू से मरे, 30 नेचुरल डिजास्टर्स में, हर बार 400 से ज्यादा लोग मरे, 33 रिसेशंस आए, कुल 48 साल चले, स्टॉक मार्केट 10% से ज्यादा, 102 बार गिरा, 12 बार एक तिहाई वैल्यू गायब हुई, 20 साल में 7% से ज्यादा इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक पेसिमिज्म जैसे शब्द हजारों बार न्यूज में। फिर भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 20 गुना बढ़ा। तो इसका मतलब डर और उम्मीद दोनों साथ लेकर चलो। पर यह आसान नहीं है। ब्लैक एंड फाइट में सोचना आसान होता है, लेकिन न्यूआंस, बीच का सच समझना मुश्किल। पर तुम्हें चाहिए शॉर्ट टर्म डर ताकि तुम बचे रहो, लॉन्ग टर्म उम्मीद ताकि ग्रोथ हो सके। जैसी लिवरमोर की कहानी, वो भी एक महान ट्रेडर था, बहुत पैसे कमाए,
पर एक गलती कर बैठा। उसे लगा कि जो कमाया है वो अब हमेशा रहेगा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोग मान लेते हैं कि बुरा वक्त अब नहीं आएगा। लिवरमोर ने बाद में कहा, जो घमंड आ जाए, मैं ही सब कुछ जानता हूं, वही सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बनता है। बॉटम लाइन, सर्वाइवल माइंडसेट का मतलब सिर्फ डरे रहना नहीं है। इसका मतलब है बचकर खेलो ताकि लंबे वक्त तक खेल सको।